सुबह से यह छठा फ़ोन था। फ़ोन उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सुधा ने फ़ोन उठा ही लिया। हेलो, हाँ माँ बोलो, बोलना क्या है? घर में सभी तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम जवाब क्यों नहीं देती? माँ, इतना आसान नहीं है, मुझे सोचने का मौका तो दो। सुधा ने बुझे स्वर में कहा, सोचना क्या है इसमें? तुम्हारी बहन की अंतिम इच्छा थी। क्या तुम्हें उन बच्चों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती? माँ पर क्या? माँ की तरह पाला था तुम्हारी बहन ने तुम्हें। आज जब उसके बच्चों को माँ की ज़रूरत है, तो तुम्हें सोचने का समय चाहिए। माँ, इस तरह कोई कैसे फैसला ले ले? ठीक है, अगर तुम्हें उन बच्चों की छीछा लेदर मंज़ूर है तो फिर क्या कहे? माँ, इस तरह की बातें क्यों करती हो तुम? माँ का गला भर आया। जब माँ बनोगी तब औलाद का दर्द समझोगी। फूल से बच्चे माँ के बिना कलप रहे हैं और तुम सब दरवाजे बंद करके बैठी हो। सुधा का मन खराब हो चुका था। 5 भाई-बहनों में सबसे छोटी थी वो। सबसे छोटी, सबसे लाडली, पर ज़िंदगी उसे इतने कड़वे और कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, उसने कभी नहीं सोचा था। दीदी की शादी के वक़्त महज़ 16 साल की नाज़ुक उम्र थी उसकी। दीदी की शादी में पहली बार साड़ी पहनी थी, कितना उत्साह था, जीजाजी का जूते चुराऊँगी, 11,000 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लूँगी जीजाजी उसकी हर शरारत पर मुस्कुरा कर रह जाते। वह सिर्फ़ उसकी बहन के पति ही नहीं, सुधा की हर बात के हमराज थे। समझदार और सुलझे हुए दामाद को पाकर पूरा परिवार बहुत खुश था। बहुत सारी ऐसी बातें जो दीदी को भी पता नहीं चल पाती, वह जीजाजी से डिस्कस करती थी। जीजाजी के उत्साहित करने पर ही उसने सिविल सर्विस की तैयारी करनी शुरू की थी, नहीं तो वह भी दीदी की तरह घर गृहस्थी देख रही होती। बाबा की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए दीदी बलि का बकरा बनकर रह गई। गृहस्थी के आगे वह सब कुछ भी न सोच सकी। याद है उसे आज भी वह दिन, दीदी का एक्सीडेंट हो गया था, घर में कोहराम मच गया था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और दीदी कोमा में चली गई थी। सुधा को समझ में नहीं आ रहा था किस किस को संभाले और क्या समझाए। समझते सभी थे पर झूठी दिलासा एक दूसरे को देते रहे। रोहन जीजाजी का हंसमुख चेहरा अचानक से बूढ़ा लगने लगा। अपने जीवन संगनी की दुर्दशा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितने सुखी थे वे, राम सीता जैसी जोड़ी थी उनकी, न जाने किसकी नज़र लग गई थी उस खुशहाल परिवार पर। जीजाजी ने दीदी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, कहाँ-कहाँ नहीं दौड़े, किस-किस के आगे हाथ नहीं जोड़े, पर कोई काम नहीं आया। जीजाजी की आलीशान कोठी, रुपया पैसा सब धरा का धरा रह गया और दीदी हमें रोता-बिलखता छोड़कर चली गई। घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। नन्ही रिया माँ के लिए बिलखते-बिलखते सुधा की गोद में ही सो गई थी। दीदी की बुआ सास कनखियों से सुधा को बार-बार घूर रही थी। बहुत देखा-देखा चेहरा लग रहा है। तुम मैं रिया की मौसी हूँ। बुआ जी ने सोती हुई रिया के सर पर हाथ फेरते हुए बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। हाँ भाई, रिया के लिए तुम माँ हो। सुधा गुस्से में तिलमिला गई। वह पैर पटकते रिया को लेकर कमरे में चली गई। इन 13 दिनों में हर आने-जाने वाले की निगाहों में उसने यही सवाल तैरते देखा। कितना रोई थी वह उस दिन। माँ दीदी को गए अभी 4 दिन भी नहीं हुए और लोग जीजाजी की दूसरी शादी के बारे में भी सोचने लगे। वो माँ के गोद में सर रख कर सिसकने लगी। ये दुनिया ऐसी ही है, जानती हो आज एक महिला आई थी मुझसे भी तुम्हारे जीजाजी के लिए अपनी तलाकशुदा बेटी के रिश्ते की बात कर कर रही थी। सुधा आश्चर्य से देखती रह गई। सुधा, दुनिया ऐसी ही है। तुम्हारी दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वायदा लिया था। वो चाहती थी कि उसके मरने के बाद तुम उनके बच्चों की ज़िम्मेदारी सँभालो। तुम रोहन जी से शादी कर लो। माँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? गुस्से से सुधा का चेहरा लाल हो गया। देखा भला परिवार है, बच्चों को माँ मिल जाएगी। वैसे भी एक लड़की को क्या चाहिए? आलीशान घर, नौकर-चाकर, रुपया-पैसा। तुम्हारे पापा की भी यही इच्छा है। सुधा आश्चर्य से माँ को देखती रह गई। तुमने जीजाजी से भी एक बार पूछा है? पूछना क्या है? उनके माता-पिता तो है नहीं। बुआ-फूफा से बात हो गई है, उन्हें भी ये रिश्ता मंज़ूर है। रिश्ता? माँ, दीदी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम। माँ का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है आज तुम्हें मेरी बातें अच्छी न लगे, पर तुम्हारी दीदी के जाने के बाद रोहन जी और उनके बच्चों की ज़िम्मेदारी भी मुझ पर है। तुम सोच विचार कर जल्दी मुझे जवाब दे दो। कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा न पूरी की जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। माँ की आँखों में तैर रहे हज़ारों सवाल को वह झेल नहीं पाई। एक हफ्ते में माँ ने पचासों बार फ़ोन कर दिया था। सुधा एक ही जवाब देती, माँ मुझे सोचने का वक़्त दो। सबको मरी हुई दीदी की अंतिम इच्छा की चिंता थी, पर किसी ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। मरने वाले तो मरकर चला गया, पर लोग उसे ज़िंदा लाश बनाने पर क्यों तुले हैं? रविवार की रात थी। सुधा हाथ में कॉफ़ी का मग लिए छत पर सुकून के चंद पलों की तलाश में आकर बैठी थी। आसमान में चाँद अकेला था। वो भी तो आज कितनी अकेली थी। सब अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं और वो आखिर क्या चाहती थी? सुधा की आँखों के सामने जीजाजी, रिया और चीकू का मासूम चेहरा उभर आता। सुधा ने आँखें मूंद ली। आखिर एक लड़की को क्या चाहिए? एक खुशहाल परिवार, रुपया, पैसा, घर, बस यही चाहिए था उसे अपनी ज़िंदगी से। अगर आज वो माँ की बात
मानकर शादी कर ले तो उसे इस रिश्ते से क्या मिलेगा? दीदी की परछाई होने का दर्जा, दूसरी पत्नी, दूसरी माँ। सुधा मन ही मन मुस्कुराने लगी। दूसरी माँ नहीं, सौतेली माँ। लोगों के ताने, समाज का हर कदम पर तुलना। बड़ी बहन ज़्यादा सुंदर थी, दूसरी तो ऐसे ही आएगी। बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है? पहली से 2 पहले ही है। ज़िंदगी गुज़र जाएगी एक अच्छी माँ बनने और सिद्ध करने में। उसके बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो ये सिद्ध कर भी पाएगी या नहीं। रोहन की निगाहें हर चीज़ में, हर रंग में, हर त्योहार में, हर स्वाद में दीदी को ढूँढेगी। तिनका-तिनका जोड़कर अरमानों से सजाया हुआ दीदी के उस घर में एक फूलदान सजाने में भी उसके हाथ काँपेंगे। हर पार्टी, हर उत्साह में लोगों की सवालिया निगाहें उसे तार-तार करेगी। देखने में तो ठीक लगती है, फिर ऐसी क्या गरज पड़ी थी कि दो बच्चे की बाप से शादी कर ली, अकेली आई है। या बच्चे भी सुधा ने घबराकर आँखें खोल दी और आसमान के तारों के बीच दीदी को ढूँढने लगी। दीदी, मुझे माफ़ कर देना, शायद तुम्हें मैं स्वार्थी लगूँ, पर मैं इतनी मजबूत नहीं कि जीवन भर लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ। पर मैं आज तुमसे एक वादा करती हूँ कि एक मासी के तौर पर हमेशा तुम्हारे बच्चे के साथ खड़ी रहूँगी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब